हेलो मेरे दोस्तों, राम राम, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मैं जो है ना 4th लेक्चर अपलोड करने वाला था। तो रिकॉर्डिंग मैंने कर ली थी, सब कुछ सेटल यहाँ पर हो गया था। लेकिन क्या हुआ कि मुझसे जो है ना, जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी वो अचानक परमानेंटली डिलीट हो गया। तो इसी वजह से मैं 1 घंटे का लेक्चर बनाया, वो मेरी पूरी मेहनत खराब हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, आपका भाई अभी है और आगे फिर से लेक्चर बनाएगा, फिर बना करके अपलोड कर देगा। ठीक है। तो हमारा टॉपिक जो था वो सिस्टमैटिक पर चल रहा था। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सिस्टमैटिक से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा सिस्टमैटिक मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी वो जो नोट्स मैंने लिखा है वो मेरे पास रखे। मैं उसको क्या करता हूँ कि आपको समझा देता हूँ, थोड़ा टाइम बच जाएगा ताकि मैं आगे लेक्चर को प्रोसीड कर पाऊँ। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, देखिए मैंने सिस्टमैटिक की बात की थी। सिस्टमैटिक डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक है, लैटिन वर्ड एक डेड वर्ड होता है। ओके, एंड सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म की जो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक। ओके, एंड एक बुक थी, क्या थी? एक बुक थी, और उस बुक का नाम है सिस्टमा नेचुरी। क्या नाम है? सिस्टमा नेचुरी। और इस बुक को दिया किसने था भाई? ये जो बुक है किसने दिया था? इसको दिए थे गिवन बाय कार्लस लीनियस। किसने दिया था? कार्लस लीनियस ने। तो ये बुक जो है कार्लस लीनियस ने दिया था। एंड कार्लस लीनियस को ही क्या बोला जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। यहां पर भी मैंने लिखा है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो सिस्टमैटिक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। एंड जो इन्होंने बुक दिया था जिसपे इन्होंने इसके बारे में लिखा था, उस बुक का नाम है सिस्टमा नेचुरी, जो कि दिए थे कार्लस लीनियस ने, जिसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमने आगे उस दिन लेक्चर बनाया था। हालांकि मेरे पास नोट्स है, क्योंकि मैं मोबाइल से यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ और मैं अपने टैब पे जो है इसको राइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास नोट्स रखी है, मैं उसको आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, मुद्दा उठता है कि पर्पस ऑफ सिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है? हमें सिस्टमैटिक की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज टू स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। बात को ध्यान से सुनिएगा। हमें इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे अर्थ पर अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स की। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, लाखों मिलियंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो कि अभी खोजे नहीं जा चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो खोजे जा चुके हैं, जो 1/7 1.8 मिलियन है, 17 से 18 लाख, उसके बारे में एनसीईआरटी बात यहाँ पे कर रही है। तो उनकी स्टडी करना, टू स्टडी डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, तुम्हारे अर्थ पर ऑर्गेनिज्म की जितनी भी डाइवर्सिटी है उनके बारे में उनको स्टडी करना, एंड उनके बीच में, मतलब उन स्पीसीज के बीच में जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में रिलेशन क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। किसमें? पर्पस ऑफ, मतलब सिस्टमैटिक के अंदर। तो सिस्टमैटिक किस किस चीजों से मिलकर के बना है? मॉडर्न टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी। देखिए, टैक्सोनॉमी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है तो इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। तो यहां पर मॉडिफिकेशन एक नया रूप ले लिया जिसे हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, एंड फाइलोजेनी। मैंने आपको टैक्सोनॉमिक डिफिनेशन वहां पे बताया थी, ब्रांच ऑफ साइंस, आगे आप लोग देख लीजिएगा। एंड फाइलोजेनी, मॉडर्न टैक्सोनॉमिक डिफिनेशन हमने लिखवा दी थी। अब मैं बात करता हूं फाइलोजेनी क्या होता है भाई। किसकी बात कर रहा हूं? ये फाइलोजेनी क्या है? देखो, फाइलोजेनी की अगर बात करें, स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। मान लो मैं एक प्राणी हूं, मैं एक जीव हूं, मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं। मेरे एंसेस्ट्रल की, यानी कि स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एंसेस्ट्रल हिस्ट्री निकालना, वो फाइलोजेनी के अंदर आता है। यानी इवोल्यूशन या इवोल्यूशनरी, यहां पे कर सकते हैं क्या, एक मिनट, इवोल्यूशनरी, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। हम ये कह सकते हैं, मान लो मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, मेरे एंसेस्टर की, मतलब मेरे पूर्वज की हिस्ट्री मुझसे निकालना, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म से उसके एंसेस्टर के साथ उसका क्या रिलेशन था,
क्या रिलेशंस थे, ठीक है, उसकी स्टडी करना वो आता है फाइलोजेनी के अंदर। तो इवोल्यूशनरी स्टडी एंड रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म के बीच में, ऑर्गेनिज्म में जो है उनके एंसेस्टर के बारे में स्टडी करना, उनकी एंसेस्टर की स्टडी करना, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी। जैसे मैं ऑर्गेनिज्म हूं, मुझसे पता कर लेंगे मेरे बाबा कैसे थे, तो हर चीजें ये सब प्रूफ होती है फाइलोजेनी से। अगर मैं बात करूं टैक्सोनॉमी में स्टेप कौन कौन से होते हैं, किसकी बात कर रहा हूं, टैक्सोनॉमी में स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, किसकी बात कर रहे हैं, स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में तो कई सारे स्टेप होते हैं। सबसे पहला है कैरेक्टराइजेशन। क्या है यहां पे, कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। मैं पेन चेंज कर लेता हूं फिलहाल। देखो कैरेक्टराइजेशन की अगर हम बात करें, वी आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मैं ये ले लेता हूं, कोई भी कैरेक्टर है, सॉरी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को पहचानना, उसे हम कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं। अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में बताना, उसको हम कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, वी आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म विद विच ग्रुप देयर कैरेक्टर मैच, देयर कैरेक्टर मैच, यहां पे मैच कर लेते हैं हम, देयर कैरेक्टर मैच। कहने का मतलब है वी आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म विद विच ग्रुप देयर कैरेक्टर मैच, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिस ग्रुप से वो बिलोंग करता है, जिस ग्रुप से वो मैच करता है। कहने का मतलब वी आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म विद विच ग्रुप, हम उस ऑर्गेनिज्म को उस ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई करते हैं जिनका कैरेक्टर उन ग्रुप के साथ क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब इतना याद रखना, उनके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, वो जिस ग्रुप से रिलेटेड है, जिस ग्रुप से मैच कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन, टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू, यहां पे मैं लिख दिया हूं, ठीक है, ओए 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 ओए, ये आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, वी आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म विच, ये तो एक मिनट, ये तो आइडेंटिफिकेशन हो गया भाई, थर्ड नंबर ये, चलो थर्ड नंबर मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। थर्ड नंबर मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टर के बेस पर, ठीक है, उनके कैरेक्टर बेस पर हम उन्हें क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में उनको, अलग अलग ग्रुप में उनको, अलग अलग कैटेगरी में उनको, उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं, उसे क्लासिफिकेशन। या कह लीजिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टर्स, उनके सिमिलैरिटीज के बेस पर हम उनको अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। टू क्लासिफाई the organism into their group with their similarity, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलैरिटी के बेस पर हम उनको अलग अलग ग्रुप में क्या कर देना, क्लासिफाई कर देना, उसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। उसे क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए यहां तक बातें हो गई। ओके, अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। देखिए नॉमेनक्लेचर की अगर बात करते हैं
टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिज्म। ये सब मैंने लिख दिया था, ठीक है। वीडियो डिलीट हो गया बट ये नोट्स पड़ी थी मेरे पास, तो मैंने सोचा इसको आप रिवाइज करवा देते हैं। नॉमेनक्लेचर टू प्रोवाइड, यानी रिवाइज कराने का मतलब हम आपको यहीं पे ही समझा देते हैं। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, नॉमेनक्लेचर का मतलब देखो क्या होता है। मान लीजिए घर में एक नया नया बच्चा हुआ, एक नया नया न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है, एक नया बच्चा पैदा हुआ। अब हम क्या करेंगे, उस बच्चे को किसी एक स्पेसिफिक नाम के साथ उसको गली मोहल्ले वाले की आंटियां भी बुलाएं, अंकल भी बुलाएं, उनके दोस्त भी बुलाएं, तो हम उसको एक अच्छा सा कोई प्यारा सा नाम दे देते हैं, ठीक है। और उस नाम के साथ क्या होता है कि पूरे मोहल्ले वाले और घर में क्या करते हैं, उनको उसी नाम से बुलाते हैं, उस बच्चे को उसी नाम से। जैसे मेरा नाम आकाश है तो मुझे छोटू भी बोलते हैं, मेरा कॉमन नेम छोटू है, ठीक है, बट मेरा जो वर्चुअल सही नेम है, ठीक है, वो आकाश है। तो मुझे आसपास के लोग आकाश के नाम से जानते हैं, ठीक है, और मुझे घर में सब छोटू छोटू बुलाते हैं। तो जिस नाम से मुझे बाहर वाले जानते हैं वो मेरा आकाश नाम है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म, जैसे मुझे एक जो है अर्थ पर एक नया ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म मिला, मैंने इसको खोजा, अब मुझे इसका नाम वगैरह नहीं पता, तो मुझे कुछ ना कुछ तो इसका नाम रखना चाहिए ना, कि वो भारत में भी हो, इंग्लैंड में हो, कहीं भी हो, उसको उसी नाम से बुलाया जाए। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसका एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करना, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर। क्यों करते हैं? ताकि वो बंदा, वो ऑर्गेनिज्म उसी नाम से ओवरऑल द वर्ल्ड पहचाना जाए, उसी नाम से क्या किया जाए? जाना जाए। आई बात समझ में? ठीक है। जैसे मैंगो ले लीजिए, मैंगो का क्या नाम है साइंटिफिक नेम? मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो, भारत में जो मैंगो है उसका भी नाम मैंजीफेरा इंडिका है साइंटिफिक नेम। इंग्लैंड में जो होगा, अमेरिका में जो होगा, तो वो भी मैंजीफेरा इंडिका ही होगा। तो साइंटिफिक नेम मैंगो का क्या हुआ? मैंजीफेरा इंडिका। अब जैसे टाइगर का, पैंथेरा टाइग्रिस, साइंटिफिक नेम यानी बायोलॉजिकल नेम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। तो भारत में जो टाइगर है वो भी पैंथेरा टाइग्रिस उसका साइंटिफिक नेम, और बाहर, देश के बाहर भी जाए उसका भी नाम वही होगा, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करना उसे नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, ताकि हम उसी नाम से, ठीक है, लिखा भी है, सो दैट दे कैन कॉल विद सेम नेम ओवर ऑल द वर्ल्ड, ताकि वो उसी नाम के साथ पूरे विश्व में जाना जाए। ओके, चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी मैंने यही बताया, ध्यान सुनिए। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम हो सकते हैं। मुझे घर में छोटू बुलाते हैं, बट बाहर मेरा नाम आकाश है, आपने छोटू बुलाना, ठीक है। ध्यान, मजाक कर रहा हूं, वगैरह में यार, आकाश ही बुलाना, छोटू नहीं। देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम हो सकते हैं, एक वर्नाकुलर नेम और उसका एक साइंटिफिक नेम। आई बात समझ में? वर्नाकुलर नेम एंड साइंटिफिक नेम। तो यहां पर जो वर्नाकुलर नेम होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्नाकुलर जो नेम होता है, वर्नाकुलर नेम, ये होता है इसका लोकल नेम या कॉमन नेम होता है, ठीक है। लोकल नेम या कॉमन नेम। लोकल नेम या कॉमन नेम का मतलब क्या है? कि आसपास के जो लोग उनको घर में बुलाते हैं, वो लोकल नेम या कॉमन नेम। एंड साइंटिफिक नेम का मतलब ये बायोलॉजिकल नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, दैट इज कॉल्ड विद सेम नेम ओवर ऑल द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में उसको उसी नाम से जानते हैं। और ये जो बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम का जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया गया है, किसने दिया था? कॉन्सेप्ट गिवन बाय कैरलस लिनियस। कैरलस लिनियस ने दिया था, ठीक है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, किसकी बात कर रहे हैं? मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। मैंजीफेरा इंडिका किसका है? मैंगो का। किसका है? मैंगो का। तो भारत में भी हम इसको मैंजीफेरा इंडिका, जो मैंगो ही होता है, बाहर भी मैंगो ही होगा। ओके, चलिए, अब हम मूव कर जाते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, किसकी हम बात कर रहे हैं? कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो आइए, क्या होता है कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर? देखिए, अगर अर्थ पर कोई भी नई स्पीसीज के बारे में पता चला, चाहे वो नई बैक्टीरिया हो, या कोई वायरस नया पता चला हो, या कोई प्लांट पता चला हो, या कोई एनिमल पता चला हो, तो उस नॉमेनक्लेचर के लिए हम एक कोड डिसाइड करते हैं।
मतलब उस ऑर्गेनिज्म के नॉमेनक्लेचर के लिए हमारे लिए एक कोड होता है। क्या होता है? और उस कोड के थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। एक कोड है जिसका नाम है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। क्या लिखा है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये जो इंटरनेशनल कोड है बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर का, ये किसके लिए है? प्लांट के। हमारे पास हमारे अर्थ में एक नया नया प्लांट पता चला। क्या पता चला? हमारे पास एक नया नया प्लांट पता चला। अब इस प्लांट का हमें कुछ नहीं पता है, इसके कैरेक्टर के बेस पर इसकी हमने आइडेंटिफिकेशन किया कि ये किसी और प्लांट से तो मैच नहीं कर रहा है। अगर मैच नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? इसका एक नया नाम यानी उसका बायोलॉजिकल नेम रखेंगे, यानी साइंटिफिक नेम रखेंगे, ताकि इसका नाम पूरे वर्ल्ड में उसी साइंटिफिक नेम से जाना जा सके। ठीक है? अगर ये प्लांट उस प्लांट से मैच कर रहा है जो पहले से ऑलरेडी है, तो हम उसे उसी जीनस या स्पीसीज के अंदर इसको हम रख देंगे। लेकिन अगर नया है जिसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, तो हम इसके बारे में नई जानकारी लेकर के इसका साइंटिफिक नेम यानी नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है? और ICBN का मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जो कि प्लांट के नॉमेनक्लेचर के लिए ये वैलिड होता है। प्रोवाइड नेम टू प्लांट्स एंड प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। चाहे प्लांट नया मिला हो तो ICBN कोड होगा, या प्लांट के जैसा ही कोई ऑर्गेनिज्म होगा तो उसे हम प्लांट के जैसे प्लांट के अंदर रखेंगे। जैसे यूग्लिना, आपने नाम सुना होगा। यूग्लिना फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि यूग्लिना में कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। तो यूग्लिना को हम प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म अगर नए नए मिलते हैं तो हम उसको ICBN के थ्रू प्लांट में उसको रख देते हैं। ICZN जो कोड होता है वो एनिमल के नॉमेनक्लेचर के लिए होता है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर फॉर एनिमल्स एंड एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए कोई एनिमल मुझे अर्थ पर मिला, एक नया एनिमल या एक नई एनिमल स्पीसीज की हमने खोज कर डाली भाई, और अगर ये एनिमल स्पीसीज किसी स्पीसीज के साथ मिल रहा है जो कि यहाँ पे जिसकी जानकारी पहले से हो चुकी है, मतलब वो पहले से खोजा जा चुका है, तो हम इस एनिमल स्पीसीज को उसके स्पीसीज या जीनस में रख देंगे। अगर मैचिंग हो गई, उसके कैरेक्टर है ना, उनके ग्रुप को मैच कर लिया तो रख देंगे। लेकिन अगर नई स्पीसीज है, पता चल गई, जिसके बारे में कुछ वैलिड जानकारी हमारे पास नहीं है, तो हम इसके कैरेक्टर को देखकर इसको आइडेंटिफाई करके हम क्या करेंगे? एक अलग जीनस से इसका ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है? तो ICZN किसके लिए वैलिड है? एनिमल के लिए। इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। अगर हमें कोई बैक्टीरिया पता चला हो, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, नहीं बैक्टीरिया पता चला हो, तो उसका नॉमेनक्लेचर करके हम उसका नाम रख देते हैं। ICVCN का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। अगर कोई वायरस पता चला तो उसको क्लासिफाई करेंगे, फिर उसका नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। ओके? ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आप एक काम करिए, इसको देखिए, फिर हम आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। पानी पी लेता हूं तब से। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, हम इस पर चर्चा करते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो इसे दिया किसने? गिवन बाय कार्लस लिनियस। किसने दिया इसे? कार्लस लिनियस ने दिया था। और इन्होंने ये बताया कि ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यानी जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखते हैं, वो सबसे पहले साइंटिफिक नेम किस में होना चाहिए? लैटिन वर्ड में होना चाहिए। किस वर्ड में? लैटिन वर्ड। और लैटिन वर्ड एक डेड लैंग्वेज होता है। क्या होता है? डेड लैंग्वेज, जो किसी एक के लिए ही यूज होगा। रिटन इन इटैलिक्स और लैटिनाइज्ड। ठीक है? लैटिन वर्ड में होगा या लैटिनाइज्ड। ठीक है? एंड अगर लिखा हुआ होगा रिटन इन इटैलिक्स में लिखा रहेगा। ठीक है? व्हेन हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइन। अगर आप उसको अपने हाथ से खुद से लिख रहे हैं, हैंड रिटन खुद का लिखा हुआ, खुद के हाथ से लिखा हुआ है, तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। कहने का मतलब मैंजीफेरा इंडिका,
मैंजीफेरा इंडिका, यहाँ पे लिन ऑथर नेम जुड़ गया। तो ध्यान से देखिएगा, मैंजीफेरा इंडिका में ये अंडरलाइन है, मैंजीफेरा में अंडरलाइन है, इंडिका में भी क्या है, अंडरलाइन है, ठीक है। तो मैं यहां पे बता देना चाहता हूं कि जो बायोलॉजिकल नेम या बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में जो साइंटिफिक नेम होता है, उसका जो पहला वर्ड है, पहला वर्ड जीनस होता है। पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड क्या होता है, जीनस। फर्स्ट वर्ड क्या होता है, जीनस। और ये जो जीनस होता है स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, ठीक है। इसका फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल लेटर, ठीक है, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर, और जो सेकेंड वर्ड इंडिका हो गया, वो सेकेंड वर्ड स्पीसीज होती है, और स्पीसीज क्या होती है, स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। फर्स्ट लेटर इसका क्या होता है, यानी कि जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। और लास्ट में ये ऑथर नेम, जिसने बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया, ऑथर नेम लगा देंगे। ये देखिए ऑथर नेम या साइंटिस्ट का नाम रख देंगे, ठीक है ना। When handwritten separately underline author या scientific name not in, ये italics में नहीं होगा, ना ही लैटिन में। ऑथर नेम ना तो italics ना तो लैटिन, और ना ही सेपरेटली अंडरलाइन होगा, कॉमन ऐसे इसको लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये किसके बारे में था, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। चलिए आगे मूव कर जाते हैं। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होती है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है, वही देखो। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की अगर हम बात करें, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्लासिफिकेशन इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस इन विच ईच स्टेप इज कॉल्ड रैंक या टैक्सोन या कैटेगरी। तो ध्यान सुनिएगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना वो एकमात्र सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होती। किसी भी, हम क्या कह लीजिए, क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होती है, उसके लिए बहुत सारी स्टेप्स होती हैं। क्लासिफिकेशन एक अकेले वाले स्टेप नहीं होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन के लिए स्टेप वाइज प्रोसेस होती है, एक स्टेप नहीं, ऐसी कई सारी स्टेप होती हैं, और उसके हर एक स्टेप को ईच स्टेप इज कॉल्ड रैंक या टैक्सॉन या कैटेगरी। तो क्लासिफिकेशन एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, और उसका हर एक स्टेप जो होता है उसे रैंक, टैक्सॉन या कैटेगरी बोलते हैं। आई बात समझ में। टैक्सॉन सिंगुलर वर्ड है एंड टैक्सा प्लूरल वर्ड होता है, ठीक है, ओके। ये हमारा लास्ट। अब ध्यान से देखिएगा, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी आते हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन एंड किंगडम। तो ध्यान से देखिएगा, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन एंड किंगडम, ये क्या होते हैं, ये होते हैं 7 ऑब्लिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। 7 ऑब्लिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है स्पीसीज से किंगडम तक। तो स्पीसीज जो होती है स्मॉलेस्ट कैटेगरी या स्मॉलेस्ट टैक्सॉन होता है, एंड किंगडम हायर कैटेगरी या हायर टैक्सॉन या बिगर टैक्सॉन होता है। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे स्पीसीज टू हम किंगडम की तरफ भागते हैं, तो वैसे इनका जो है, इनका क्या होता है, इनमें जो मॉडर्ननेस होता है वो आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इनके फीचर क्या हो गए, डिक्रीज होते, मतलब इंक्रीज होते चले जाएंगे। और कैरेक्टर भी देखिएगा, अभी मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की ये हो गया, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी बता दिया, यहां तक देखिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लीजिए इसको। बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे। चलिए भाई,
हाँ तो सुनिए, एक चीज यहां पे याद रखने वाला है, जैसे जैसे हम as we go या as we move from species to kingdom, as we go या एक मिनट कैमरा मैसेज कर लेता हूँ, as we go from, ठीक है, species to kingdom, species to kingdom, तो चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इसके चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले चेंजेस यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। जैसे ही स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, स्पीसीज यहाँ था ना, स्पीसीज से किंगडम की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहां पर क्या होता है, क्लासिफिकेशन की प्रोसेस और ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन becomes complex, ठीक है ना। तो जैसे हम स्पीसीज यानी लोअर टैक्सॉन से, या कह लीजिए हाँ लोअर टैक्सॉन से हायर टैक्सॉन की तरफ बढ़ते हैं तो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है बताइए, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ये कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। फिर आगे हम क्या लिखेंगे, जो इनके कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो भी घटना स्टार्ट कर देते हैं। स्पीसीज से जब हम हायर किंगडम की तरफ पहुंचते हैं तो इसके जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं या जो सिमिलर कैरेक्टर होते हैं वो क्या होने लगते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं। तो यहां पर लिखूंगा कॉमन और सिमिलर कैरेक्टर कैरेक्टर्स डिक्रीज, क्या होता है, डिक्रीजेस, ठीक है। तो स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाना, उनके कैरेक्टर्स यानी कॉमन कैरेक्टर का डिक्रीज होना, और जो इनका जो जनरल कैरेक्टर होता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंक्रीज। जनरल कैरेक्टर इंक्रीजेस, जैसे जैसे स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो इनका जनरल कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट में आते हैं, इनकी जो स्पेसिफिसिटी होती है वो भी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं स्पेसिफिसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। ये टैक्सॉन मतलब स्पीसीज से किंगडम की तरफ जब जाएंगे हम तो क्या होगा, प्रोसेस, ध्यान सुनिएगा, एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, ठीक है, यहां पे देखना, जैसे जैसे हम स्पीसीज टू किंगडम हम बढ़ते हैं तो यहां पर क्या होता है बताइए, यहां पर जो होता है as we go from species to kingdom process of classification become complex and common character decrease होने लगते हैं, जनरल कैरेक्टर इंक्रीज होंगे एंड स्पेसिफिसिटी जो होती है वो भी डिक्रीज होने लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, चलो ये देखो फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं टैक्सॉन क्या होता है। देखिए अगर हम टैक्सॉन की बात करें तो टैक्सॉन किसको रिप्रेजेंट कर सकता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये मैन है, क्या है, मैन, तो मैन क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म मैन है।
ये इसका टैक्सॉन हो गया। क्या हो गया? टैक्सॉन। टाइगर क्या हो गया? टाइगर। ये क्या है? प्लांट। प्लांट क्या है? टैक्सॉन हो गया। टाइगर, टाइगर क्या है? टैक्सॉन हो गया। पिग, पिग क्या? टैक्सॉन। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं टैक्सॉन के थ्रू। टैक्सॉन सिंगुलर वर्ड और जो टैक्सा होता है वो प्लूरल वर्ड होता है। बात समझ में आई भाई साहब? थोड़ा सा बना लो यार, तो पसीना पसीना बड़ा गर्मी लगने लगती है बहुत ज्यादा। तो हमार बात सुना, इनमें होता क्या है कि टैक्सॉन के हम बात करी लागेन, ठीक है, ये हमारे लोग की इलाहाबाद की बोली है। ठीक है, टैक्सॉन के बाद हम करी लागेन, तो टैक्सॉन जो होता है वो कौनो लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम होता है। जैसे ये हमारे पास एक आदमी है, तो ई का है बतावा, ई का होता है? तो कौनो लिविंग ऑर्गेनिज्म जेका हम का बोली थी? टैक्सॉन। जैसे टाइगर होगा, मैन होगा, लायन होगा, बिल्ली होगा, कुत्ता होगा, चूहिया होगा, चूहा होगा, तो ओका हम का बोली थे? ओका हम बोली थी टैक्सॉन। ठीक है ना? तो चला आवा देखी थी एक बार, फिर आगे बढ़ी थी का होता टैक्सॉन। देखा हम एठा हेडिंग डाली लागन भला, हम एठा डाली थी हेडिंग, और हेडिंग में हम का डाला? टैक्सॉन। हेडिंग में हम एठा लिख ली थी, या देखा टैक्सॉन। ठीक है, अब कुछ लोग कमेंट करेंगे यहाँ पे, अरे सर कौन सी भाषा बोल रहे हैं? ये हम लोग की इलाहाबाद की बोली है भाई। ठीक है, हम लोग अपने घर साइड घर में ऐसे ही बोलते हैं, खड़ी बोले में शुद्ध एकदम। ठीक है, का करा था हो, कहाँ जाता हो, बांदा बोली जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलो भाई हम टैक्सॉन की बात पहले कर लेते हैं, फिर इसकी बात लैंग्वेज का क्या है यार, बातें समझ में आनी चाहिए। तो टैक्सॉन क्या होता है? टैक्सॉन रिप्रेजेंट, टैक्सॉन टैक्सॉन represent the living organism or group of living organism डेड डेड के लिए हम टैक्सॉन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे देखो ये प्लांट है, तो प्लांट क्या है? ये इसका प्लांट क्या है? प्लांट एक टैक्सॉन है। और अगर ये प्लांट ग्रुप में है, लिविंग्स है, फिर भी उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा? टैक्सॉन हो जाएगा। ठीक है, टैक्सॉन क्या होता है? सिंगुलर वर्ड होता है। ठीक है, कहां पे? ओहो बाबूजी, बाबूजी सुनिए, एग्जाम्पल के लिए चलो रख लेते भैया। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या कर ले, क्या करें ये एग्जाम्पल जैसे हो गया टाइगर। क्या हो गया? टाइगर। कैट क्या हो गया? टाइगर कैट। पैंथेरा हो गया। ठीक है, सोलेनेसी, किसकी बात कर रहे हैं? सोलेनेसी। तो ये टाइगर क्या है भाई? टाइगर एक टैक्सॉन है। कैट क्या है? टैक्सॉन है। पैंथेरा क्या है? टैक्सॉन है। सोलेनेसी क्या है? ये भी टैक्सॉन है, जो बिलोंग करती है किससे? फैमिली से। टैक्सॉन बिलोंग टू दियर फैमिली, ये अपनी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है ना? तो ये सभी क्या होते हैं? टैक्सॉन होते हैं। क्या होते हैं? ये सभी टैक्सॉन होते हैं। ठीक है, ये टैक्सॉन किसी स्पीसीज से बिलोंग करेंगे, ये भी किसी स्पीसीज। ठीक है, ये भी किसी स्पीसीज से बिलोंग करेंगे, और ये फैमिली। ठीक है, सोलेनेसिएई जो लग जाता है वो फैमिली में ही आता है। ठीक है, चलो भाई इतना तो हो गया। अब हम क्या बात करने वाले हैं? अब हम सबसे पहली जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है वो है स्पीसीज। तो आओ हम स्पीसीज पे बात कर लेते हैं, बात करेंगे। ला 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 ला।
चलो भाई, स्पीसीज क्या होते हैं मैंने बताया ना। स्पीसीज की बात करते हैं तो ये लोअर कैटेगरी, लोअर टैक्सॉन या लोअर कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो यहां पर हम लिखेंगे लोएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, या इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, या बोलते हैं हम इसे, और ये स्पीसीज क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है क्लासिफिकेशन के लिए, बेसिक यूनिट ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखिए टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में जो लोएस्ट कैटेगरी होती है वो होती है स्पीसीज, और यही बेसिक यूनिट होती है किसकी, क्लासिफिकेशन की। तो स्पीसीज में भी जानते हो क्या आते हैं, स्पीसीज में तुम्हारे सब स्पीसीज आ जाएंगे एंड क्या आ जाएंगे, वैरायटी आ जाएंगे। तो चलिए यहां पे लिख लेते हैं। अच्छा, स्पीसीज की एक डिफिनेशन और हम लिख देते हैं, ठीक है, किसी दूसरे पेन से। इसमें क्या लिखेंगे, ग्रुप ऑफ, क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल सिमिलैरिटी। किसी भी इंडिविजुअल की जो ग्रुप होती है उसकी जो फंडामेंटल सिमिलैरिटी होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। और ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, लोएस्ट कैटेगरी होती है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो अरे 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 हाँ, जिंदगी को हमने, इसको ऊपर हमने कर दिया भाई ताकि सही से दिखे चीजें। चलो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जो स्पीसीज है, यहां पे लिखते हैं। तो स्पीसीज की में सब स्पीसीज भी आते हैं और उनकी वेराइटी भी होती है, ठीक है। और ये जो सब स्पीसीज होता है ये एनिमल के लिए यूज होता है एंड वेराइटी प्लांट्स के लिए। किसके लिए, प्लांट्स के लिए, ठीक। हाँ, अब एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या है इसी स्पीसीज में, ठीक है। तो सबसे पहले ये बता दूं, जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है वो दिया था अर्नेस्ट मेयर ने, जिसको हम क्या बोलते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में हम लिखते हैं
स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया किसने? अर्नेस्ट मेयर ने। किसने दिया? अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर, ठीक है। देखो, और इस स्पीसीज कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया था पता है? देखो, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो अर्नेस्ट मेयर ने दिया है, अर्नेस्ट मेयर ने ये बताया था, हालांकि किस पर बेस्ड था? ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बेसिस पर इसको हमने क्लासिफाई किया था बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में जो मेयर यानी जो अर्नेस्ट मेयर साहब है, इन्होंने जानते हो क्या बताया था? इन्होंने ये बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्रॉसिंग या कह लो जो इंटरब्रीडिंग होती है, या कह लो इंटरब्रीडिंग, उनके बीच में जो ब्रीडिंग होती है, उनके बीच के ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज के होने चाहिए। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है क्या कर रहा है? ब्रीडिंग कर रहा है, इंटरब्रीडिंग कर रहा है, तो उनकी इंटरब्रीडिंग सेम स्पीसीज के बीच में ही होनी चाहिए। तो सेम स्पीसीज के बीच में होने वाली जो इंटरब्रीडिंग होती है और उससे जो प्रोडक्शन बनता है, ठीक है, उससे जो नए नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं, वो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में आता है। मैं फिर एक बार बता देता हूं, अर्नेस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में क्या कहा था। अर्नेस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में ये कहा था कि यहां पर हम लिख देते हैं कि मेंबर, या ये कह लीजिए कि किसी भी, ध्यान से सुनिएगा, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में यह बताया गया था कि मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज ऑफ इंडिविजुअल, कहने का मतलब है सेम स्पीसीज के ही मेंबर वाले बीच, सेम स्पीसीज के मेंबर के ही बीच में क्या होता है? मीटिंग या ब्रीडिंग या क्रॉसिंग हो सकती है। मतलब गाय जो होता है, गाय की इनब्रीडिंग या हम क्रॉसिंग किसके साथ करेंगे? उसी की स्पीसीज के बीच में, यानी बुल के साथ करेंगे, ठीक है। घोड़े की ब्रीडिंग हम घोड़े के साथ ही करेंगे, ठीक है। हॉर्स का हॉर्स के साथ ही। अब ऐसा नहीं हम हॉर्स का जाके लॉयन के साथ कर दें, या लॉयन का जाकर के हाथी के साथ। तो सेम स्पीसीज के बीच में जो इनब्रीडिंग हो रही है, जो इनब्रीडिंग नहीं, सेम स्पीसीज के बीच में जो क्रॉसिंग हो रही है, जो ब्रीडिंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वो किस में आता है? बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो ये किस पर बेस्ड था? बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और इसका मतलब क्या होता है मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। मेंबर्स ऑफ स्पीसीज कैन इंटरब्रीड, ठीक है। जो सेम स्पीसीज के मेंबर होते हैं उनके बीच ही इंटरब्रीडिंग होगी या क्रॉसिंग होगा या बीटिंग होगी, और उससे क्या बनेंगे? एंड न्यू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ए प्रोजेनी फॉर्म, ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म, ठीक है। सेम स्पीसीज के बीच में, सेम स्पीसीज वाले एनिमल के बीच में या प्लांट के बीच में हम क्या करते हैं? जब उनमें क्रॉसिंग या इंटरब्रीडिंग करते हैं तो उससे जो फर्टाइल प्रोजेनी यानी बच्चे उनके जो बनते हैं वो आते हैं किसमें? मतलब बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में बताया गया था। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में यह बताया गया था कि सेम स्पीसीज के मेंबर ही क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल प्रोजेनी तैयार करते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, वो जो है उनके बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं होगी। अरे भाई बंद हो जा। मेंबर्स ऑफ
different species cannot interbreed। ठीक है, इंटरब्रीडिंग का मतलब क्रॉसिंग या मीटिंग। तो अलग अलग स्पीसीज वाले मेंबर के बीच में हम कभी भी इंटरब्रीडिंग नहीं करवाएंगे, ना ही हो सकती है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में अर्नेस्ट मेयर साहब ने जो है यहाँ पे बताया था। ठीक है, एक बात याद करिएगा, जब सेम स्पीसीज वाले मेंबर के बीच में जब क्रॉसिंग या मीटिंग होती है तो उनके बीच में जेनेटिक एक्सचेंज होता है। क्या होता है? जेनेटिक एक्सचेंज। genetic exchange is possible between same species of same member of species या same मेंबर्स ऑफ स्पीसीज। सेम स्पीसीज वाले मेंबर के बीच में जो क्रॉसिंग या इंटरब्रीडिंग होती है वो होगी, नए नए इंडिविजुअल बनेंगे और उनमें वेरिएशन यानी जेनेटिक एक्सचेंज होगा। जब जेनेटिक एक्सचेंज होता है तो वेरिएशन देखने को यहाँ पे मिलती है। तो आई होप आपको ये तक समझ में आ गया होगा। आप इसको देख लीजिए, हम फिर आगे बढ़ जाते हैं। हम एक चीज और बता दें, कुछ एक्सेप्शन भी है। जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है उसके एक्सेप्शन भी है। मतलब हम अलग अलग स्पीसीज के बीच में भी क्या करते हैं, हम जब इंटरब्रीडिंग या क्रॉसिंग करते हैं तो उनमें भी क्या बनता है, ऑफस्प्रिंग बनते हैं, लेकिन फर्टाइल नहीं होते हैं। फर्टाइल नहीं होंगे, वो इनफर्टाइल होते हैं। क्या होते हैं? तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। Exceptions of biological species concept। ये कहाँ पे आ गया? एक्सेप्शन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखना भाई, इसको कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हम लॉयन और टाइगर के बीच में क्रॉसिंग करा रहे हैं या इंटरब्रीडिंग, लायन एंड टाइगर के बीच में हम क्या करा रहे हैं, क्रॉसिंग करा रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या बनता है, लाइगर। क्या बनता है? उससे बनेगा लाइगर। और क्या बनेगा? टाइगॉन भी बनेगा, टाइगॉन। अगर हमने क्या किया बताइए, मेल लॉयन, क्या मेल लॉयन और फीमेल टाइगर के बीच में क्रॉस किया, फीमेल टाइगर के बीच में क्रॉस किया तो क्या बनेगा बताइए, लाइगर बनेगा। अगर हमने फीमेल लॉयन लिया और मेल टाइगर लिया तो उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा
टाइगर। क्या बनेगा? टाइगॉन, सॉरी टाइगन। तो याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, मेल लॉयन और फीमेल टाइगर के बीच में जब इंटरब्रीडिंग होगी तो लाइगर बनेगा, और फीमेल लायन एंड मेल टाइगर के बीच में जब इंटरब्रीडिंग करते हैं या क्रॉसिंग करते हैं तो उससे क्या बनता है? टाइगॉन। और ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं इनफर्टाइल। क्या होते हैं? इनफर्टाइल होते हैं। ठीक है, और हम ले सकते हैं जैसे कि यहां पे क्या हो जाएगा, डंकी को जब हॉर्स के साथ मीटिंग या इंटरब्रीडिंग कराते हैं तो उससे बनता है म्यूल, और क्या बनता है? हिनी बनता है। क्या बनता है? हिनी। तो मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स, मेल डंकी एंड, जब हम मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स के बीच में क्रॉस करेंगे तो म्यूल बनेगा, एंड फीमेल डंकी एंड मेल हॉर्स के बीच में क्रॉस करेंगे तो हिनी बनेगी। ठीक है, प्लांट के बीच में भी होते हैं। किसके बीच में? हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट्स, प्लांट के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है। अलग अलग स्पीसीज के प्लांट को उठाया, उनके साथ गेमेट को मैच करा करके फ्यूज करा दिया, नया सीड बन जाएगा, नया फ्रूट बनेगा आपका। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ठीक है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स। दीज आर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स। ठीक है, और जो नॉर्मली होता है, जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की बात करेंगे हम, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि ये मेल है, क्या मेल ह्यूमन है, मेल ह्यूमन, और ये फीमेल ह्यूमन। क्या है? फीमेल ह्यूमन, फीमेल ह्यूमन है। ठीक है, और इसके बीच में क्रॉस कराना, इसके बीच में हम क्या करा रहे हैं? क्रॉस करा है, क्योंकि मेल ह्यूमन में अपना मेल सेक्स अलग है, फीमेल ह्यूमन में फीमेल सेक्स अलग है, और इसके बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो इनमें क्या होगी बताओ? इनमें आएगी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्या आएगी? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, और इनमें ही देखने को मिलता है वेरिएशन। क्या देखने को मिलता है? वेरिएशन। ठीक है, तो जितनी भी अभी तक हमने इंफॉर्मेशन बताया, ये वाली, ये किसकी थी? स्पीसीज की थी। तो स्पीसीज की जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है, अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। किस पर बेस्ड था? कि भाई जो अलग अलग स्पीसीज होती है उनके मेंबर के बीच में हम इंटरब्रीडिंग या क्रॉसिंग नहीं करवा पाएंगे, जो सेम स्पीसीज वाले मेंबर होते हैं उनके बीच ही क्रॉसिंग हो पाएगी, ब्रीडिंग हो पाएगी, तभी वो एक फर्टाइल प्रोजेनी का फॉर्मेशन करेंगे। अगर अलग अलग स्पीसीज के बीच में हम ब्रीडिंग करा रहे हैं तो हो जाएगा, प्रोजेनी बंद हो जाएगी, बट इनफर्टाइल होगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जहां पर हमारे टॉपिक लगभग खत्म हो चुके होंगे। तो चलिए, वीडियो को अच्छा लगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो लोग भी देख लिए। तो हमारे तरफ से भैया आज का वीडियो यही था। हम मिलित ही नब अगले लेक्चर में।